वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा नया चैप्टर रहेगा बायोमोलिक्यूल्स और साथ में आज हम उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अभी हाल फिलहाल में जो नीट का जो एग्जाम हुआ है उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन क्या है इसी बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पूछे गए थे। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें बायोमोलिक्यूल से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हैं पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा शुरू से लेकर लास्ट तक और अपनी जो तैयारी है उसको आसान बनाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूं, इंट्रोडक्शन करूंगा सबसे पहले कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको हमारी अर्थ के ऊपर देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी क्या है, एलिमेंट से बने हुए हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे अदर क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज ए बायोमोलिक्यूल। मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से प्राप्त होते हैं हम उनको बायोमोलिक्यूल कहते हैं। इसके अलावा ये भी आपको याद करना है कि जो लिविंग टिश्यू है उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपाउंड्स भी क्या है पाए जाते हैं। अगर हम क्या करें भाई, टिश्यू को फुल्ली बर्न कर दें तो आप देखेंगे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, और वहीं ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जो रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम कहेंगे एस। एस का मतलब यहाँ पर राख, जो कि उसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, ये चीजें क्या है देखने को मिलती है। वाटर बहुत ही जरूरी है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जो कि 70 to 90% क्या है, सेलुलर मास, टोटल सेलुलर मास का 70 to 90% क्या है, वाटर आपको वहां देखने को मिलता है। बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स विद ए सिंपल स्ट्रक्चर और लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स विद ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स नॉर्मली अगर देखा जाए कि भाई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज ए, तो आप क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सिमिलर एलिमेंट्स लगभग आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है देखने को मिलता है। वहीं जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यू में मिल जाए तो उसको बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड क्या है हमारी लिविंग टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। जब हम इनको बर्न करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जो बाकी का जो बचा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एस, मतलब राख के फॉर्म में हम उसको जानते हैं, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम। और वहीं अगर बात करते हैं हम तो वाटर की, तो वाटर सबसे ज्यादा, मतलब अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर सबसे ज्यादा वाटर क्या है देखने को मिलेगा, लगभग 70 to 90%। और वहीं बायोमोलिक्यूल्स को साइज के आधार पर अगर मैं डिवाइड करता हूं, साइज का मतलब है अगर मैं कहूं कि भाई 800 डाल्टन से साइज छोटा है तो हम उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, और 800 डाल्टन से ज्यादा है तो उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल का नाम देंगे। थोड़ा सा ये भी आपको कंटेंट याद रखना है, अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स जो कि नॉन लिविंग और लिविंग मैटर के अंदर पाए जाते हैं, अगर उनको कंपेयर करें ना तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में भी अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी, लगभग 65%। और वहीं सेकंड मोस्ट अगर देखा जाए तो सिलिकॉन मिलता है आपको कहाँ, तो मैं कहूंगा अर्थ क्रस्ट में आपको सेकंड मोस्ट ये देखने को मिलेगा। और वहीं कार्बन क्या है, लिविंग मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा। ना के बराबर क्या देखने को मिलता है, सिलिकॉन, कहाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि सेकंड मोस्ट था यहाँ पर अर्थ क्रस्ट के अंदर। और वहीं अगर बात करते हैं नाइट्रोजन, तो लिटिल मोस्ट क्या है, वेरी लिटिल, बहुत ही कम अमाउंट में अर्थ क्रस्ट के अंदर ये क्या है पाया जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम और मिनिमम, या मैं कहूं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे कम क्या पाया जाता है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो अर्थ क्रस्ट में देखिए सबसे ज्यादा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद क्या आएगा, तो सिलिकॉन के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे जी कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम के बाद तो आप कहेंगे जी सोडियम, सोडियम के बाद तो आप कहेंगे जी मैग्नीशियम। इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। और वहीं अगर ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन,
और कार्बन के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा जी कैल्शियम। ठीक है, इस फॉर्म में आपको याद करना है, ये भी आपको क्या है क्लियर होना चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में पूछा जा सकता है। एक ये भी है, ये जो टेबल है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि भाई लिविंग टिश्यू के अंदर जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखें भाई, सोडियम, सोडियम फॉर्मूला क्या मिला, सोडियम आयन की फॉर्म में। पोटाशियम, पोटाशियम आयन। कैल्शियम, कैल्शियम आयन। मैग्नीशियम आयन। वाटर कंपाउंड क्या मिलेंगे, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलावा फॉस्फेट और सल्फेट। ये याद रखने हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मतलब लिविंग टिश्यू के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल से रिलेटेड ही है। अगर आप यहां पर देखें, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है 18 to 800 डाल्टन के लगभग है, तो वो क्या मिलेंगे आपको, हाईली सॉल्युबल मिलेंगे। और उनका जो मॉलिक्यूलर जो कॉन्फर्मेशन है, मतलब मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही सिंपल क्या है आपको देखने को मिलेगा। इनके अंदर सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि वाटर, मिनरल्स और गैसेस क्या है आपको देखने को मिलती है। और साथ साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि क्या होता है भाई, शुगर, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड भी क्या है आपको देखने को मिलता है। लिपिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के सारे क्या है आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, सॉल्युबल मतलब हाईली सॉल्युबल फॉर्म में क्या है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम, अगर मान लीजिए हमें चेक करना है, हमने क्या करना है, चेक करना है, मान लीजिए ये लीफ है हमारी, है ना, तो लीफ को हमने क्या किया, हमने मोटार और पेस्टल के अंदर पीटा है और इसको बना दिया जी स्लरी। क्या बना दिया, स्लरी बना दिया। और इस स्लरी को जब हमने यहाँ इस फिल्टर पेपर के ऊपर डाला तो कुछ चीजें तो ऊपर रह गई, है ना, और कुछ फिल्टर होके क्या हो गई, नीचे आ गई। जो नीचे आ गई उनको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, उनको हम फिल्ट्रेट नाम देंगे। और जो ऊपर रह गई उनको बोलेंगे रिटेंटेट। तो जो रिटेंटेट है ना, उसके अंदर आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि जी उनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और वो सिंपलर फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिल रही, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये चीजें। और वही सिंपलर फॉर्म में क्या मिलेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, ये मतलब आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे जो सोल्यूबल फॉर्म में है ना, तो फिल्ट्रेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स के नाम से जानते हैं। लगभग सेल के टोटल कंटेंट की बात करें तो 3% के समथिंग आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से क्या है ये मिलकर बने होते हैं। कार्बन क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ चेन और रिंग की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, या तो 2 या फिर उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है आपको एल्डिहाइड या कीटोन के आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये चीजें याद रखना भाई। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन से कम होता है और जो सोल्यूबल फॉर्म में पाए जाते हैं। और सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको पता ही है सिंपलर फॉर्म क्या है, DNA है, RNA है, इसके अलावा ग्लूकोज है ना, एलानिन, ग्लाइसिन, अमीनो एसिड की फॉर्म में क्या है आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम यहाँ बात करें तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेंगे। तो जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा CnH2n और ON। यहाँ अलग अलग टाइप के क्या है कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो भैया मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड का मतलब सिंगल यूनिट आपको क्या है, सिंगल मोनोमर यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। उसी के अलावा ऑलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 यूनिट्स क्या है मोनोमर यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। 2 to 10 मोनोमर यूनिट्स क्या है आपको देखने को मिले, उसको ऑलिगोसैकेराइड। और 10 से ज्यादा अगर मिल जाए तो उसको हम पॉलीसैकेराइड हम कहें। पॉलीसैकेराइड में भी यहाँ डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड क्या है आपको दिए हुए हैं। डाइसैकेराइड में याद करना है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज और टेट्रासैकेराइड में स्टैकियोज। ये एग्जांपल पूछा जा सकता है भाई, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इनमें से जो सुक्रोज है याद रखेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसके लिए वर्ड यूज किया मैंने, तो मैंने यहाँ पर सुक्रोज के लिए, सुक्रोज को क्या कहा जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। याद रख लें भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्लांट में किस फॉर्म में शुगर क्या है मूव करता है, तो आप कहेंगे सुक्रोज की फॉर्म में क्या करता है, मूव करता है।
अगली चीज आपको यहाँ याद करनी है कि जो रिड्यूसिंग शुगर है ना, उसमें आपको फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, और ये रिड्यूस हो जाते हैं कुप्रिक आयंस ऑफ द बेनेडिक्ट्स या फिर फैलिंग सॉल्यूशन टू द क्यूप्रस आयंस, जिसको हम एग्जांपल के फॉर्म में याद रखेंगे लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स में क्या नहीं होते भाई, डिवाइड नहीं होंगे, और ना ही ये क्या क्यूप्रिक आयंस ऑफ बेनेडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन में क्यूप्रस आयंस। जैसे कि एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम इसको किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, मोनोमर यूनिट इनकी अलग अलग हो जाती है। तो जैसे कि लैक्टोज है ना, तो ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज की फॉर्म में टूट जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर अगर हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फैलिंग सॉल्यूशन डाल दिया, तो भी ये क्या नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते, मतलब इनकी कोई मोनोमर यूनिट आपको देखने को नहीं मिली। जैसे एग्जांपल है सुक्रोज, इसलिए मैंने इसको कहा था कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। ये फॉर्मूला याद रखिएगा C6H12O से ग्लूकोज का, और ये आपको C5H10O5 राइबोज शुगर का क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं भाई, है ना, स्ट्रक्चर दिखा के आपसे पूछ लेंगे भाई किसका स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक आता है हमारे पास लिपिड। तो लिपिड की अगर बात करें तो इनमें तो एस्टर्स आपको देखने को मिलेगा, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल, और ये सेल कंटेंट में लगभग 2%, कितने पाए जाते हैं, 2%। 3% कार्बोहाइड्रेट थे, 2% क्या मिलेंगे आपको, लिपिड्स मिलेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिपिड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। सिंपल की अगर बात करें तो न्यूट्रल या ट्रू फैट्स या फिर वैक्सेस, है ना, या इसमें सिंपल में आ जाते हैं। कंपाउंड में आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। और डिराइव्ड की अगर हम बात करें तो हार्ड फैट और ऑयल्स, जो कि हम बाहर से खाते हैं ना, बाहर से खाते हैं, तो हार्ड फैट्स और ऑयल्स, ये एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। अगला आपको यहाँ याद रखना है कि फैटी एसिड की अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन आपको हाइड्रोकार्बन की देखने को मिलेगी, 4 to 36 कार्बन लॉन्ग चेन, और जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना लिपिड के, ये याद रखिएगा, दीज आर द सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिपिड। कहने का मतलब लिपिड का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड को हमने यहाँ पर 2 चेन में डिवाइड किया। एक तो बोला जी सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आपने 10th क्लास के अंदर कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखो फैटी एसिड की बात करें तो हमने फैटी एसिड बोल दिया। तो अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला है CnH2nO2n। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या होगा, डिराइव नहीं होगा, ना ही यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा एट ए रूम टेम्परेचर। और ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि लॉरिक एसिड 12 कार्बन का होता है, पाल्मिटिक एसिड 16 का होता है, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का, और एराकिडिक एसिड 20 कार्बन का है आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें CnH2n-2xO2, मतलब यहाँ पर एक या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड क्या है आपको देखने को मिल सकते हैं। और याद रखिएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और इसमें का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। एग्जांपल याद रखेंगे, ओलिक एसिड 18 कार्बन होते हैं, लिनोलिक एसिड 18 कार्बन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये तो 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पर याद कर लेना। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखे भाई फैट एंड ऑयल्स के एनसीईआरटी में गिवन है, और आपको हो सकता है कि भाई ये स्ट्रक्चर दिखा के पूछ ले कि भाई इसका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये है जी फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड बोलेंगे इसको। क्यों, यहाँ CH3 लिखा हुआ है, CH2 14 लिखा है, तो मतलब 14 कार्बन ये हो गए, 14 और 1 15 और 1 16, मतलब 16 कार्बन, तो पाल्मिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है जी। और ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। इसका जो दूसरा नाम है आप बता सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे हम, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से हम जानेंगे इसको। ठीक है भाई। इसके अलावा ट्राईग्लिसराइड, मतलब आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जोड़ के दिखा रखा है, यहाँ पे तीनों फैटी एसिड आपको यहाँ जोड़कर दिखाए हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड। मतलब कि आपको R1 R2 एंड R3 ये सारे के सारे फैटी एसिड हैं जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड हैं।
ये है जी फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन बोलते हैं भाई, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 फैटी एसिड आपको नजर आ रही है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी नजर आ रहा है, इसके अलावा एक और यहाँ पर चेन क्या है साइड में आपको देखने को मिलेगी, और ये लेसिथिन का क्या है स्ट्रक्चर है जो आपको याद करना है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये देखते ही याद कर लीजिएगा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है ना। तो गुड क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, और बैड मतलब जो हमारे लिए जरूरी नहीं होता। तो आप सोचिए बैड कोलेस्ट्रॉल कब होता है, जब हमारी आर्टरीज या वेन्स के अंदर क्या हो जाता है, आर्टरीज के अंदर जो ल्यूमन का जो साइज होता है ना वो धीरे धीरे और ज्यादा नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतने ही ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, वहां पर पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप गुड कोलेस्ट्रॉल खाएं, बैड कोलेस्ट्रॉल ना खाएं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास अमीनो एसिड, क्योंकि आज हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं ना, तो इसमें तो 2-3 टॉपिक है, तो इसमें एक और है, इसके बाद क्या है न्यूक्लिक एसिड, वो करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, फिर आज का सेशन हम जल्दी ही समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा अमीनो एसिड की हम बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनके अंदर अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। ये कह रहे हैं भाई अल्फा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने मीथेन स्ट्रक्चर बना दिया, किसका स्ट्रक्चर बना दिया, मीथेन का, तो CH4 होता है जी मीथेन का स्ट्रक्चर। और यहां से एक तरफ से मैंने क्या लिख दिया COOH, इसको हटा के, और इसको हटा के मैंने लिखा जी NH2, तो ये बन जाएगा क्या, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा जी हमारे पास अमीनो एसिड। तो इसको हम अल्फा अमीनो एसिड के नाम से जानेंगे। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक कार्बन के आपको 4 वैलेंसी देखने को मिलेगी, तो चारों जगह क्या है अलग अलग ग्रुप्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग ग्रुप्स क्या होंगे वहां पर अटैच होंगे। जैसे देखिए, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा जाता है अमीनो एसिड, क्यों, क्योंकि इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, 4 वैलेंसी पोजीशन है, जैसे कि हाइड्रोजन की है, कार्बोक्सिल ग्रुप की है, अमीनो ग्रुप की है, और एक वेरिएबल ग्रुप जिसको हम R ग्रुप से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। भाई R तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं नेचर की बात करूं R ग्रुप की, तो इस हिसाब से अमीनो एसिड की जो टोटल संख्या है वो 20 अमीनो एसिड बताई गई है। ये कहा गया कि भी आज के दिन 20 अमीनो एसिड्स क्या है हमारे प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो 20 अमीनो एसिड्स क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये नीचे आपको दिखा रखा है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको इस तरीके से दिखाना होगा। इसमें कौन कौन से ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और एक है वेरिएबल ग्रुप। तो ये 4 ग्रुप क्या है भैया आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के नाम से जाना जाता है। अब हम कर लेते हैं भाई यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो भैया अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो 3 तरीके में डिवाइड करेंगे हम इसको, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, और तीसरा हम आगे पढ़ लेंगे। एसेंशियल की बात करें तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, मतलब बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हमें बाहर से क्या है इनको लेना होता है, उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। और वही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं और हमें बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं होती, तो उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाएगा। और तीसरा है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब ऐसे एसेंशियलिटी जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है फेज ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड लैक्टेशन पीरियड इन प्रेग्नेंट मदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर पर्टिकुलर फेज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बॉडी ग्रोथ हो गई, लैक्टेशन पीरियड हो गया, तो यहाँ पर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगला आपको ध्यान रखना है कि भाई केमिकल नेचर के आधार पे भी अमीनो एसिड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड की फॉर्म है। तो न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, जैसे कि ग्लाइसिन सिंपल अमीनो एसिड कहा जाता है, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन है, स्टार बना के चलता हूं भाई इसमें, क्यों, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सिंपलर अमीनो एसिड का नाम क्या है, तो याद कर लीजिएगा ग्लाइसिन। नंबर दूसरा आपसे पूछे कि न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो जिसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है आपको देखने को मिले, उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कहा जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। और भाई एसिडिक की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए, मैंने यहाँ पे COOH लिखा,
यहाँ सी, यहाँ NH2, ठीक है भाई। ऊपर मैंने लिख दिया H, तो यहाँ लिखा मैंने CH2, फिर यहाँ लिखा CH2 और फिर नीचे लिख दिया COOH। तो आप देखें यहाँ पर एक COOH और 2, इसका मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हो गए 2, और NH2 कितने हो गए 1। तो इसका मतलब जो अमोनिया ग्रुप है वो कितना है, कम है, और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, ज्यादा है। तो वो कैसा नेचर हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। और अमीनो ग्रुप अगर ज्यादा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, उसको बेसिक नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिक। भाई इसमें एग्जांपल याद रखना है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जीन और ग्लूटामिन, है ना, ये एग्जांपल हैं जी आपके एसिडिक के। और बेसिक में अमीनो ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, है ना। एक और याद रख लेना भाई, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन भी कैसा है, तो आप कहेंगे जी हिस्टिडीन भी बेसिक नेचर क्या है, आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड जो मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोलर ज्यूटर आयन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयनिक ग्रुप्स क्या है देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप दिखा रखा है यहाँ पर, तो ये इसका नेचर कैसा हो गया, तो आप कहेंगे जी इसका नेचर हो गया जी यहाँ पर बेसिक। अच्छा, इसका नेचर कैसा हो गया, तो आपने बोल दिया जी एसिडिक हो गया, ठीक है। इसका नेचर कैसा हो गया, तो आप कहेंगे एसिडिक और बेसिक दोनों, तो इसको हम ज्यूटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम देंगे ज्यूटर आयनिक फॉर्म। मतलब जहां अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों के दोनों आयनिक फॉर्म में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हम उसको ज्यूटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड के, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन थे, और वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। देखिए ग्लाइसिन, इसमें देखो वेरिएबल ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लाइसिन। और यहाँ वेरिएबल ग्रुप मतलब आर ग्रुप की जगह क्या लिखा है, CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एलेनिन। और यहाँ मिथाइल एल्कोहल अटैच है, तो क्या हम बोलेंगे उसको, सीरीन नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सीरीन। ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको ये स्ट्रक्चर दिखा के पूछ सकते हैं कि बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है। अगला है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो सभी बच्चे जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स या डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। और 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिलेंगे, एडेनिन, गुआनिन, जो कि दोनों के अंदर पाए जाते हैं, है ना, बोथ प्यूरिन्स, दोनों, मतलब एडेनिन और गुआनिन तो दोनों के दोनों प्यूरिन हो गए। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन ये पायरिमिडीन्स हो गए। ये सारे के सारे जो बेसिस हैं ये शुगर के साथ अटैच होते हैं और ये बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और फॉस्फेट ग्रुप भी अगर जुड़ गया एस्ट्रिफाइड करके तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कहने का ये है कि शुगर प्लस में नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और शुगर प्लस में नाइट्रोजनस बेस प्लस में फॉस्फेट, उसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और याद रखें डीएनए और आरएनए क्या है, डीएनए और आरएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखें न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल एडिनोसाइन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन और साइटिडीन, ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। और ऐसे अगर पूछ ले एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए, इनके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स ही पाए जाते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता भी चुका हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर दिखा रखा भी एडेनिन का, है ना, एडेनिन। और इसी तरीके से अगर एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो क्या हो सकता है, ग्वानिन का बन जाएगा। तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आया, तो आपने कहा 9 मेंबर स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलता है। और 6 मेंबर स्ट्रक्चर आपको पायरिमिडीन के अंदर देखने को मिलेगा। देखो ये 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर स्ट्रक्चर हुए। और ये देखिए 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 मेंबर। तो मतलब प्यूरिन तो क्या होते हैं, 9 मेंबर स्ट्रक्चर होते हैं, 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। और वही पायरिमिडीन क्या होता है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 6 मेंबर स्ट्रक्चर आपको देखो। अब देखिए भाई ध्यान से, यहां ये शुगर है, इस शुगर के साथ ये एडेनिन ग्रुप जाके अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया जी, न्यूक्लियोसाइड बन गया। ऐसे ही देखिए नीचे, यहां ये शुगर और इस शुगर के साथ क्या है, यूरेसिल जाके अटैच हो गया, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये भी न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, जहां पर नाइट्रोजनस बेस प्लस में शुगर, ठीक है, प्लस में शुगर और प्लस में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, प्लस में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों मिला के क्या बताएंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे, जो आपको ये याद रखने।
अब इसके बाद हम करेंगे भी क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, और क्वेश्चन आंसर्स में आपको बताता हुआ चलूं कि हम डेली कम से कम भाई 5, 7 या 10 क्वेश्चन के लगभग हम क्या है डेली प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का फायदा ये है कि आप लोगों के एग्जाम में अगर ये कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आपको बहुत ही आसानी होगी। और मेरी तरफ से ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आफ्टर डूइंग द केमिकल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 2 फ्रैक्शंस वर ऑब्जर्व्ड नेमली। ये कह रहे हैं कि जब भी हम केमिकल एनालिसिस करते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आपको 2 फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मान लो ये लीफ है, हमने इसको क्या किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के मोटार और पेस्टल के अंदर पीसा, और हमने क्या बना दिया जी, स्लरी बना दिया। क्या बना दिया, स्लरी। और फिर ये हमने यहां पर ये फिल्टर पेपर लिया, फिर ये स्लरी को इसके ऊपर डाल दिया हमने। तो स्लरी को जब हमने डाला तो ये ऊपर कुछ पार्ट रह गए और कुछ जाके नीचे लिक्विड पार्ट चले गए। तो नीचे वाले पार्ट को हमने बोला जी फिल्ट्रेट, और ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला जी रिटेंटेट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर क्या है, सोल्यूबल पार्ट आपको कहेंगे, मतलब एसिड सोल्यूबल पूल आपको देखने को मिलेगा, और वही रिटेंटेट में क्या है, एसिड इनसोल्यूबल पूल आपको देखने को मिलता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि आफ्टर डूइंग द केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 फ्रैक्शंस वर ऑब्जर्व्ड, तो उनका नाम क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे एसिड सोल्यूबल पूल, यही ऑप्शन हो जाएगा ना, एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज आर, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं हम उनको क्या नाम देंगे, बायोमोलिक्यूल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ओनली डीएनए। तो हम कहेंगे जी उनको बायोमोलिक्यूल्स। क्या चैप्टर का नाम ही क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। तो इसका मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं उनको बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टर्म एज in terms of living tissue sample analysis from the statement given below। तो ठीक है भाई, एस के टर्म के आधार पर आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी बात बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म आफ्टर बर्निंग ऑफ द टिश्यू, क्या ये आंसर होगा, तो हम कहें नहीं। द मटेरियल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग द टिश्यू, एस क्या है भाई, देखो जब हमने टिश्यू को बर्न किया तो वहां जो लास्ट में जो चीज बच गई तो उसमें क्या थे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही तो थे, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, फास्फोरस है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो थर्ड का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिएगा भाई, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, व्हाई। भाई अमीनो एसिड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमीनो एसिड्स, और हम उनको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, ऐसा क्यों। क्या अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, ये तो गलत हो गया। एज सब्स्टिट्यूटेड 2 डिफरेंट कार्बन्स, 2 कार्बन तो होते ही नहीं आपको। दूसरा है, पहला तो गलत हो गया भैया ना, दूसरा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, बिल्कुल सही। तो भैया सेम कार्बन पे ही आपको क्या है, आपको अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा, और साथ में वेरिएबल ग्रुप भी क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बाकी तो गलत है, देख लीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी अर्थ के ऊपर क्या है। तो आप कहेंगे जी सेलुलोज, क्या आएगा आंसर, तो आप कहेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवे का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, मतलब सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी अर्थ के ऊपर। अगला क्वेश्चन, which of the following can synthesize all the amino acids, which of the following can synthesize all the amino acids, सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा भाई बी, सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not an amino acid, कौन सा अमीनो एसिड नहीं है, यूरेसिल, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफान या लाइसिन। याद रखिएगा यूरेसिल नहीं है, यूरेसिल क्या है, तो आप कहेंगे यूरेसिल तो है जी नाइट्रोजनस बेस, यूरेसिल क्या है, नाइट्रोजनस बेस, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाएगा, डीएनए और आरएनए, मतलब आरएनए के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8,
आप यहाँ पर ज्विटर आयनिक फॉर्म आपको बतानी है भाई, ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सी है ना, ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सी है। आइडेंटिफाई द ज्विटर आयनिक फॉर्म इन द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन। बताइए ए है, बी है या फिर सी है या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ज्विटर आयनिक फॉर्म मैंने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ज्विटर आयनिक फॉर्म इन द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो आप कहेंगे ये है जी हमारे पास, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म। अमीनो ग्रुप भी आपका पॉजिटिव में है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी क्या है, आयनिक फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन का है आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से बताइए भी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, यूरेसिल एक पायरिमिडीन है, ग्लाइसिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो ग्लाइसिन तो सबसे सिंपलर था, तो 4 तो देख लो भाई, 4 तो होगा नहीं, ठीक है, 4 तो होगा नहीं। 4 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा था, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलेगा इसका, ग्लाइसिन का। तो भैया ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो बचा कौन सा भाई, 9th का। तो आप कहेंगे 9th का, अच्छा ये तो रॉन्ग पूछा है भाई, है ना, तो रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग तो फिर डी होगा ना, रॉन्ग तो डी होगा। रॉन्ग क्या होगा भाई, डी होगा, क्योंकि हमने तो करेक्ट के हिसाब से देख लिया, करेक्ट के हिसाब से देख लिया था। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सही बात है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सही है। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, ये भी ठीक है। यूरेसिल पायरिमिडीन है, ये भी ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में आता है ना पायरिमिडीन, लेकिन ये गलत है। तो आपसे पूछा ही ये था कि भाई गलत बताना है इनमें से कौन सा है, तो भैया 4th ही तो गलत है, तो 4th आपका डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following organic compounds is the main constituents of the lecithin। आपको बताना है वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेसिथिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एराकिडोनिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोप्रोटीन। तो 10वें का आंसर तो भाई सभी देख के बता सकते हैं ना, फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन में क्या देखने को मिलेगा आपको, फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन ए सेल मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड। मोस्ट अबंडेंट लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, हम उसको ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। क्या ये बात सही है, तो आप कहेंगे जी गलत है। क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वहां फॉस्फोलिपिड भी तो होती है ना, क्या होती है, फॉस्फोलिपिड होती है, ना कि ग्लाइकोलिपिड आपको देखने को मिलेगी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए न्यूक्लियोसाइड हैविंग ए फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स ए। न्यूक्लियोसाइड हैविंग ए फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स ए, क्या फॉर्म करेंगे भाई, न्यूक्लियोसाइड हैविंग ए फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स ए। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो क्या कहलाएगा वो, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको, ये पहला तो प्यूरिन है, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा पायरिमिडीन है। दूसरा क्या है, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, मतलब है तो दोनों के दोनों नाइट्रोजनस बेस, लेकिन आपको ये देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है ना ए का, इसको तो बोलेंगे भाई एडेनिन। क्या बोलेंगे, एडेनिन। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये किसका है, यूरेसिल का, क्योंकि एनसीईआरटी के उसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, मैंने आपको दिखाया भी था। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा से एक बार देख लें, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर किसका है, तो आपने कहा कि ये तो है जी एडेनिन का, और ये किसका है, यूरेसिल का, और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में अगर देखें तो यहाँ पर ये तो चीज है, तो एडेनिन और यूरेसिल, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाई एक चीज और बताना भाई, इनके ना केमिकल नेम जरूर बताइएगा, इनके केमिकल नेम लिख के जरूर बताइएगा कि हाँ भाई एडेनिन का केमिकल नेम क्या है, यूरेसिल का केमिकल नेम क्या है, वो जरूर बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपको समझ में आया तो। अब आपके सामने है मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। पहला देखिए भाई, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड तो आप सभी जानते हैं प्रोटीन बनेगा भाई, लार्ज मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या कहलाएगा भाई, तो आप कहें जी लिपिड कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड, सिंपल शुगर पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। तो आंसर क्या हो गया भाई, 14th का ए ऑप्शन क्या है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
तो ये था आज का सेशन बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए और भी मतलब इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करें भाई, क्योंकि विदाउट कमेंट बॉक्स आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता है कि भाई आप क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, अभी फटाफट ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। फिर एस्टेट के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए, कैसे पूछे गए हैं और क्या क्या याद करना है, वो सारा का सारा कंटेंट क्या है आपको मेरे यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।